गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़े आसान से क्वेश्चंस हो जाते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर ही हम लोगों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जरा देखें। A coil of wire enclosing an area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कॉयल है जिसका अपना एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले इसको 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर प्लेस कर लेंगे। प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें मोर एम्फेसिसली फ्रेज को देखना है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका प्लेन है, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है। ये ऐसा कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां काम करने के लिए एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए होता है। तो एरिया वेक्टर के साथ में जो एंगल हमारा होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास प्लेन है। अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर टू प्लेन लेता हूं तो ये होगा, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस यहां पे होगा। अल्टीमेटली मुझे यहां 90 माइनस एंगल करने के बाद ये 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो खास बात यहां पे कि एंगल मेरे को 30 डिग्री कंसीडरेशन में लेना है, ना कि 60। विद द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B जो है वो 10 टू पावर -1 टेस्ला दे रखी है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल? जो उसने पूछा है वो फ्लक्स के बारे में पूछा है। मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा, ऑब्वियस है, तो 5B के बारे में पूछा है। विद द इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। अब ये सेकंड पार्ट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है कितनी देर में? 10 टू द पावर -3 सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा हमारे पास में है। जो खास बात थी वो मैंने यहां ब्रैकेट में आपको शो किया है, बॉक्स के अंदर बना के शो किया कि हमें यहां एंगल कितना लेना है। अब जहां तक बात है आगे की, तो अब हमारी पढ़ाई जो हमने की है वो काम आएगी। फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, BA cos थीटा होता है। B की वैल्यू डायरेक्ट है, A की वैल्यू डायरेक्ट है और थीटा आपने निकाल दिया। आप सारी वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकालेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहता है क्या? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 देन फाइंड द इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF हम सबको पता है ये माइनस का d∅/dt होता है। नो डाउट ये माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करता है, बाकी तो हमें यहां मैग्नीट्यूड ही निकाल के देना है। अब d∅/dt की अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए B कांस्टेंट है, मेरे को इसमें कुछ नहीं, सॉरी A कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना। cos थीटा कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहां, तो मेरे को dB/dt डालना है। अब dB का मीनिंग क्या होता है? dB का मतलब dB का मीनिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइनल माइनस मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल। ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। तो फाइनल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 और इनिशियल है 10 टू पावर -1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये मेरे पास दे रखा है 10 टू पावर -3। मैं समझता हूं अब कुछ नहीं बचा। अब तो सिंपल सा आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के बाद आपको यूनिट के साथ में आंसर अपना प्लेस करना है। तो ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन की, तो जरा देखना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये सॉल्यूशन बच्चे ने दिया है, मैं समझता हूं एक अच्छा सॉल्यूशन कह सकते हैं हम इसे। ये देखिए एज यूजुअल सारी चीजों को उसने पहले मेंशन किया, एरिया मेंशन किया, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड मेंशन किया अलोंग विद यूनिट,
फॉर्मूला लिखा, फिर उसने डायरेक्टली थीटा इक्वल टू 30 यूज किया है। आप चाहें तो यहां बता सकते हैं कि ये थीटा 30 क्यों आया, कैसे आया। यहां तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम वहां आती है जब बच्चा cos 30 की वैल्यू ठीक से नहीं लिखता। cos 30 की वैल्यू इसको √3/2 ना लिख करके कुछ और लिखता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती है और फिजिक्स के टीचर को ऐसा लगता है कि वो किन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है या किन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात यहां आप लोग एक बार देख लेंगे और फ्लक्स जो है वो निकाल के दे देंगे। जहां तक आगे बात है इंड्यूस ईएमएफ की, तो डियर स्टूडेंट्स इंड्यूस ईएमएफ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखते हैं स्टूडेंट ने क्या किया है। ये इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट उसने सीधे लिखा E इक्वल्स टू -d∅/dt। फाइनल और इनिशियल की बात की, सीधे सीधे कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फाइनल ऑल ओवर 0 ही हो जाएगा। बाकी जो इनिशियल था उसकी वैल्यू डाली और फाइनल आंसर उसका 0.866 वोल्ट आ गया। मैं समझता हूं कि इस पे उसको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। यूनिट उसने प्रॉपर प्लेस की है, यहां वेबर यूनिट उसने प्रॉपर लिखा है, 2 मार्क्स उसको कंप्लीट मिल गया। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 22। Derive the expression for self inductance of a solenoid using relevant figure। अगर वो यहां फिगर ना भी कहे तब भी हम लोगों को फिगर जरूर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप देखें, ये सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट है। अब इसी फिगर पे मैं चाहूंगा कि आप इसकी रेडियस के बारे में बता दें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बता दें, लेंथ के बारे में बता दें, फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन के बारे में बता दें। इवन दैट यहां स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल के दिखा दें। ये काम आप इस फिगर के ऊपर ही कर रहे हैं। इसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन, डेरिवेशन, मैं समझता हूं सॉल्यूशन सीधे सीधे दे दिया गया, क्योंकि जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें ये सारा मैं आपको करा चुका हूं। आप किस तरह से मिनिमम इसको लिख सकते हैं ये बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा इसी आंसर शीट की हेल्प से। देखते हैं बच्चे ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया। ये उसका आंसर शीट मिल गया हमें, ये देखिए सेम प्रोविजन। उसने सोलेनॉइड का पहले डायग्राम दिया है, डायग्राम के बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात की उसने, B इक्वल्स टू μ0 Ni डायरेक्टली उसने प्लेस किया। यहां पे B को निकाल के दे दिया इन टर्म्स ऑफ N/L। देन आफ्टर फ्लक्स लिंकेज की बात की, फ्लक्स निकाल के दिया। देन फाई डैश की बात की, नंबर ऑफ टर्न्स N को लेकर के ड्राइव किया। पूरा डेरिवेशन एज सच मैं समझता हूं यहां से मिल गया। एक छोटी सी गलती इसने की कि सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है हेनरी वो इसने प्लेस नहीं की है, तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता था। अब ये डिपेंड करता है आंसर शीट के हेलो इफेक्ट के ऊपर। अगर हेलो इफेक्ट ठीक है तो एग्जामिनर सिर्फ वार्निंग दे करके छोड़ देता है, यहां पे मेंशन करता है और मार्क्स आपको पूरे देता है, लेकिन कोई क्लेम नहीं कर सकता अगर उसका आधा नंबर यहां कटता है तो डियर स्टूडेंट्स कोशिश ये करें कि हर डेरिवेशन में यूनिट और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन एंड वेरीफाई द एम्पियर सर्कुलर लॉ इज वैलिड फॉर एन आर्बिट्रेरी क्लोज लूप। देखिए देखने में क्वेश्चन थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नया करने के लिए नहीं है। बिल्कुल आपको वही काम करना है जिसे बचपन से करते आए हो, या मैं कहूंगा कि 12th की बिगनिंग से करते आए हो। वही डेरिवेशन आप लोगों ने देना है और उसी में एक शॉर्ट नोट प्लेस कर देना है। जरा देखें,
किस तरह से बच्चे ने अटेम्प्ट किया, ये देखिए यहां डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए उसने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर उसको इंडिकेट करके दिखाया BBL इक्वल्स टू जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। बेटर होता कि वो यहाँ पे एक डायग्राम दे देता, वैसे नीचे दिया है उसने, ये डायग्राम अगर ऊपर दे देता तो ज्यादा अच्छी बात थी। यहाँ उसने डायग्राम भी दिया है, कोई आर्बिट्रेरी प्लेस लिया है, उसके अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है और उसके चारों तरफ जो भी बाउंड्री लाइन बन रही है उस पे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट लेकर के उसने अपनी बात को लिखने की कोशिश की है। यहाँ हर एलिमेंट से फ्लक्स उसने शो किया। देन आफ्टर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है उसे प्लेस किया है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर r1, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं सबके लिए प्लेस किया उसने। फिर इनको इंडिकेट किया यानी सबको ऐड कर दिया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकाला। फाइनली उसको मिल गया फाई BDL या सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो इस तरह से आप इसे शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको इसको शो करना था। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूंगा। डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये आपको बताना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स से डिनोट करते हैं, इनके बीच में आपने रिलेशनशिप बतानी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो बेटर ये होता है कि आप इसमें जो ओपन बुक वाला डायग्राम है, जिसको हमने रेगुलर क्लासेस में बड़े तरीके से आपको कराया है, ये ओपन बुक वाला जो एग्जाम्पल है या डायग्राम है, आप इसको मेंशन करके दें। यहां आप शो करें, ये आपने एंगल ऑफ डिप यूज किया और यहां आपने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो किया। इस डायग्राम के साथ एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो आप दे दें। आगे वो कहता है इसी के सब पार्ट में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, ये आपने H लिया और यहां पे V लिया, इनके बीच में इक्वेट का साइन लगाया। अब इस जगह पे विशेष रूप से मेरे को इस क्वेश्चन को पढ़ करके स्क्वायर रूट 3 लिखना है, मैं यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा, ये जरा देखनी है। तो आप अपना लॉजिक लगाइए, देखिए कहां लिखना है, देन आफ्टर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। आगे फिर इसमें कुछ बचता नहीं है, H की वैल्यू डालनी है, V की वैल्यू डालनी है और आपको रिलेशनशिप मिल जाती है। पहले हम लोग बात करना चाहेंगे इस फर्स्ट पार्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके दे देंगे, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप जरा आंसर इसका आपसे शेयर करना चाहूं, देखिए ये आंसर, इसने सेकंड वाला पार्ट किया है, क्लियरली यहां मेंशन किया है H इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3V। हम जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू H ओवर V होता है, हमने इस चीज को प्लेस किया, यहां से रिलेशन निकाला और डेल्टा इक्वल्स टू पाई बाई 6 निकाल के दे दिया। मैं समझता हूं अगर फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करूं तो फर्स्ट पार्ट से ज्यादा, या जो इसका ऑप्शनल पार्ट पहले वाला था उससे ज्यादा स्कोरिंग ये हो सकता है। लेकिन अगर इस स्टेप पे यहां पे बच्चे ने मिस्टेक कर दी, स्क्वायर रूट 3 कहां लगाना है, जो कि बिल्कुल बिगिनिंग की बात है, यानी मैं समझता हूं 9th 10th या 11th की बात है। अगर इस स्टेप पे गलती करती तो निश्चित रूप से सारा ही आंसर गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक ना हो, प्रॉपर अगर आप कर सकते हैं तो ये वाला पार्ट आपको यहां पे करना चाहिए था, फुल मार्क्स इस पे मिले। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करना चाहूं तो दूसरे पार्ट को मैं यहां से देख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। ये सिंपली डेफिनेशन देनी है, डायग्राम देना है, और जो शॉर्टकट वे है वो ये है, लेकिन इतने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट
इट्स फॉर ए शेप, आपको जो एक्सप्लेन किया है। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 25 की डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसके बाद फिर हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप एक रफ स्केच बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है और ये इसका फोको पॉइंट है, यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम याद है तो आप इजीली इसको यहां से बना के दे सकते हैं। जब आप यहां से ये बना के देंगे तो ऑब्वियस है कि जो आपका फाइनल इमेज है वो यहां कहीं पीछे बनता है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो मैं समझता हूं बड़े आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। एक तो ये कैसा है, इमेजिनरी है, इरेक्ट है। आगे कहता है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। अब इस केस में देखिए u और v दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको यहां क्वाड्रेंट सिस्टम में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें ही अपना ग्राफ बना के दिखाना चाहिए। एक तरफ आप u ले सकते हैं, दूसरी तरफ v ले सकते हैं, नेगेटिव हो गया नेगेटिव हो गया। तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे -u और -v मेंशन कर देना चाहिए, तभी ग्राफ ठीक होगा। अगर आपने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया तो फिर इस ग्राफ को ठीक कहना अच्छी बात नहीं है और एग्जामिनर आपके मार्क्स इफेक्ट कर सकता है। अब किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया बच्चे ने, जरा देखें। ये देखिए बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से निकल के आ गया। अब सेक्शन बी की बात करें, यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली डायरेक्ट होते हैं और यहां थोड़ा ज्यादा हमें लिखना होता है। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है तो ज्यादा लिखना जरूरी भी नहीं है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, इसकी वजह से आपको यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल के देना है। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी आपको बताना चाहिए। यूजिंग रिलेवेंट फिगर एज पर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपने इसमें यूज करना है, इसका मतलब सबसे पहले आपको यहां कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम को ही लिखना चाहिए। क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल्स टू व्हाट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लोग फ्लक्स फाई के लिए जानते हैं, तो यहां से आपको E की वैल्यू को सेपरेट करके देना है। तो सबसे पहले आप इसमें गॉस थ्योरम को ब्रीफ में स्टेट करेंगे, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद सॉल्यूशन अपना देंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, कुछ करने की खास जरूरत इसमें नहीं है। देखते हैं जरा किस तरह से सॉल्यूशन आपने करना है, हर बुक में मिल जाता है, नोट्स में मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिया, जो भी चीजें मेरे को कंसीडरेशन में लेनी थी, एज्यूम करनी थी, उनको प्लेस किया। देन आफ्टर गॉस थ्योरम को लिखा, चार्ज को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लेस किया। अब यहां ये खास बात है जो आपको डायग्राम के ऊपर एम्फसाइज करनी है कि फ्लक्स लिंक थ्रू हियर एज वेल एज फ्लक्स लिंक थ्रू हियर क्या होगा, 0 होगा। यहां 2 रीजन दे सकते हैं, एक तो आपका थिन वायर है तो एरिया जो है वो नेग्लिजिबल होगा। दूसरा जो बिल्कुल वैलिड रीजन है, अच्छा रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फ्लक्स इन दोनों के बीच में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और गॉसियन सरफेस इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब चूंकि यहां कॉस का कंपोनेंट आ रहा होता है तो ऑब्वियसली ये वाला 0 होगा और एज सच ये वाला भी 0 होगा, यहां 270 डिग्री एंगल आप कह सकते हैं। तो सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा जहां से फ्लक्स पास होगा। तो यही हम लोगों को एम्फेसिसली यहां पे बताना होता है। तो डायग्राम प्रॉपर बनाए, सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सबको पता है।
यहां से आंसर है। फाइनल आंसर में बच्चे ने यूनिट नहीं लिखी तो न्यूटन पर कूलम यूनिट लिखनी है, एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है। तो ये आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस होगी, बिकॉज ऑफ जब वो चार्ज यहां कंसीडर करता है तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 का एस्पेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देखिए अगेन आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है वो 3 पार्ट में मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पार्ट्स में मिलते हैं वो माने जाते हैं कि ज्यादा अच्छे स्कोरिंग होते हैं। ए वेरिएबल रेसिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर। सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट। बिल्कुल भैया ना कहता तब भी आपको बनाना तो था ही। एक एक्सटर्नल सर्किट आर यहां पे कनेक्टेड है, ये देखिए ये कोई बैटरी है और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो ये है। अब इंटरनल रेसिस्टेंस है तो यहां इस तरीके से आप लोग बना देंगे, कैपिटल आर यहां प्लेस करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस आर ये प्लेस करेंगे और ईएमएफ ई आप ये प्लेस करेंगे। यहां पॉजिटिव बैटरी है तो करंट की डायरेक्शन भी दिखा देंगे बिकॉज ऑफ आप लोगों का क्लोज सर्किट है। तो देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स तो आपका यहां कंप्लीट हो गया, इसमें तो कुछ करना नहीं था। प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एज फंक्शन ऑफ, ये स्मॉल आर होना चाहिए था, कोई बात नहीं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर करंट सर्किट बी मैक्सिमम। सबको पता है भैया जब शॉर्ट सर्किट होता है यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 होता है तब सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है। डियर स्टूडेंट, कोई यहां बच्चा आज से 10-12 साल पहले का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ गया हो तो कई बार वो यहां मैक्सिमम करंट न पूछ करके मैक्सिमम पावर पूछ लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर के लिए एक अलग से थ्योरम है जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो उसका यूज हो सकता है वहां आपको मिल गया हो किसी आंसर में, तो कंफ्यूज ना हो। ये यहां मैक्सिमम करंट के बारे में बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से R = 0 पे यानी शॉर्ट सर्किट पे होगी। एक्सटर्नल सर्किट जब भी 0 होगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जब भी 0 होगा तभी मैक्सिमम करंट मिलेगी। अगर मैक्सिमम पावर पूछता तो वो R = स्मॉल r पे होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसके बारे में प्लॉट भी अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, सॉल्यूशन में देता हूं। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। देखो भैया पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं समझता हूं सीबीएसई ने कम से कम 10 बार पूछा है पिछले 25 साल में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना ही चाहिए इसको। 0.5 मोल बीइंग चार्ज्ड बाय डीसी सप्लाई 120 वोल्ट यूजिंग रेसिस्टर 15.5 ओम। सबसे पहले अगर ड्रॉ करता सर्किट, देखो भैया दोनों में ही सर्किट पूछ रहा है, अब सर्किट तो बनाना आना ही चाहिए, बना देते हैं। यहां पे एक सोर्स लगाते हैं और इस सोर्स की वैल्यू है 120 वोल्ट। ये बैटरी लगाते हैं जिसको चार्ज करना है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाते हैं, फिर ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो दिखा रखा है ये दिखाते हैं। तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, और ये आपकी बैटरी है कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, तो दैट इज 8 वोल्ट और ये 120 वोल्ट हो गया। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, एक नंबर तो इसी का हो गया आपका। इसमें करंट भी दिखा दो, क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, बैटरी को चार्ज कर रहा है ये। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, एक सिंपल सी इक्वेशन, क्या, दैट इज E माइनस V, या कह सकते हैं E = V प्लस I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R। कहानी खत्म हो जाती है, यहां से सब कुछ निकल जाता है। भैया जो बाहर से आप लगा रहे हो वो बैलेंस करेगा बैटरी के पोटेंशियल को, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस को, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो इस इक्वेशन से आपका आंसर आ जाता है। फैबुलस क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस। अब ये 15.5 ओम का जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है उसका पर्पस क्या है वो ये पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भैया बड़ी मजेदार सी बात है, अगर आप ये रेजिस्टेंस कैपिटल R ना लगाते तो निश्चित सा इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती और ये बैटरी डैमेज हो सकती थी। इसलिए उसने जो आपके पास फालतू पोटेंशियल है यहां उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इसको लगाया है। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात थी। आंसर क्या लिखोगे, टू गवर्न द सर्किट करंट, सर्किट में करंट को गवर्न करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाया है। अब दोनों ही क्वेश्चन ठीक है, मैं समझता हूं दोनों में ही बिटेल्स ठीक ही आएगी। वैसे नीचे वाला पार्ट अगर आप करते हो
तो उसमें आपको 100% मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा है। वैसे ऊपर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चन है, तो कोई अंतर तो है नहीं, कोई सा भी करते हैं। देखिए इस बच्चे ने कौन सा किया है, फिर दूसरा पार्ट में समझाता हूं आपको जो हमारे पास आंसर की है उसके बेसिस पे। ये देखिए मैं नहीं समझता कुछ नई बात है, बिल्कुल जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही है, बड़ी आसान आसान सी बात है। सबसे पहले उसने सर्किट बनाया, डीसी सप्लाई दी, देखो कितना बढ़िया, फिर बैटरी दिखाई। हाँ इसमें एक छोटी सी गलती कर रखी है, इस बच्चे को करंट की डायरेक्शन देनी चाहिए थी, इसने करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, तो भैया वो करंट की डायरेक्शन देना आप मत भूलना, वरना एग्जामिनर तो सिर्फ आपकी गलती देखता है, अच्छाई क्या की है उसको तो देखता ही नहीं वो। यहां उसने सारी वेरिएबल डेफिनेशन की, वेरिएबल डेफिनेशन के बाद में यहां उसने 120 माइनस 8 वोल्ट कर रखा है, यानी जो मैं पहले लिख रहा था E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर प्लस आई कैपिटल आर। तो यहां बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये E माइनस वी कैसे आया। तो बेटर तरीका ये है कि जो सोर्स है उसको सारे के सारे कंडक्टर्स के बराबर डाल दो। मैं भी कुछ सोच के ही रुक गया था और फिर मैंने इसको हटा के ये इक्वेशन लिखी थी, तो ये इक्वेशन लिखना यहां जरूरी है जो इस बच्चे ने नहीं लिखी है। डिस्टेंस यहां उसने सारी चीजें निकाल रखी हैं, बता रखा है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सही कैलकुलेशंस की हुई हैं। अब एक बात और देखिए, तीन पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट और इसका ये वाला सी पार्ट। तो बिल्कुल अलग अलग पैराग्राफ बना के बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आपको यहां पे देने चाहिए। इवन दैट यहां उसको ये काम और करना चाहिए था कि द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इज द इन द सर्किट बिकॉज सीरीज रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द करंट। अब ये कंट्रोल्स द करंट जो है इसको हाईलाइट करना है। बाकी आप पूरा पैराग्राफ बनाते हो नहीं बनाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सीधे सीधे लिखते हो टू कंट्रोल द करंट तो भी चलेगा। और कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको इतना बड़ा आंसर बताया ही था कि भैया हम जो है जो ज्यादा पोटेंशियल में उनको यहां रिड्यूस करने के लिए या करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है बच्चों, मजा आ गया तुम्हारा। तो देखो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड यूजिंग रिलेवेंट फिगर एज पर एम्पियर सर्किट लॉ। इसका दूसरा पार्ट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही डेरिवेशन है, एक ही यूनिट से है, मैं दोनों ही डेरिवेशन आप लोगों को शो कर देता हूं, कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए क्या है, हाँ एक ग्राफ वो रह गया था, तो ग्राफ यहां से आप देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ था वी और आर के बीच में, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, डायग्राम मैंने बता ही दिया था और ये वाला बता ही दिया था, ग्राफ रह गया था, ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो ये ग्राफ आप लोगों को देना है और इस ग्राफ की सपोर्ट में आपको ये इक्वेशन भी लिखनी है, समझ गए? दोनों चीजें आपको लिखनी है, तब आपको 1 मार्क्स यहां पे मिलेंगे बच्चों। इसके बाद ये दूसरा पार्ट था, तो ऐसा सच है ही। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज आपने यहाँ पे यूज करनी है, इसमें वेरिएबल डेफिनेशन थोड़ी सी और कर सकते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे वो लूप बना करके, नॉर्मली हर बुक में एक ही आप लोगों को डायग्राम मिलता है, ये डायग्राम यहाँ ऐसे करके बना लेते हो इसको, फिर ये सारी चीजें लिखते हो सारे पार्ट में, ये आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसमें टेस्ला लिखना मत भूलना बच्चों, ये की है, आंसर शीट नहीं है, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए कि इसमें तो आधी बद्दी बातें देखती हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से जो F वाला सेकंड पोर्शन था उसकी बात हम लोग करते हैं, जिसमें हमें टॉर्क की बात करनी थी, तो टॉर्क निकालने की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये टॉर्क के लिए पहले आप डायग्राम देंगे, डायग्राम के बाद में बताएंगे कि भैया ये ऊपर नीचे वाले जो फोर्सेस हैं ये क्यों और कैसे आपके बैलेंस हो रहे हैं, इनकी क्यों जरूरत नहीं है, और ये वाले जो फोर्सेस हैं ये क्यों आपका टॉर्क डिजाइन करके दे रहे हैं, ये बात आप यहां पे पहले बताएंगे। बताने के बाद आप डेरिवेशन देंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और फिर मैं कहूंगा कि अकेले सिर्फ इन दो क्वेश्चन पेपर्स को जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आपका लिया था, और दूसरा क्वेश्चन पेपर ये है, इन दो क्वेश्चन पेपरों को आप तरीके से करके चले जाते हो तो मैं समझता हूं आउट ऑफ 70 आपका 40 मार्क्स का तो एज इट इज इसमें से मिल ही जाना है। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, कम तो होगा ही नहीं, ज्यादा भी मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा आइडियल सॉल्यूशन की, जो बच्चे ने किया कैसे किया जरा देखते हैं।
इसने बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे और अच्छा नहीं हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है, आपकी राइटिंग इसमें इंप्रूव हो सकती है, कुछ चीजें और भी एडिशनल आप लोग दे सकते हो। ये देखिएगा वही डायग्राम ऊपर लेके बनाया, फिर उसने यहाँ पे क्लियरली पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ उसने जितने भी पार्ट हैं ए बी सी डी या पी क्यू आर एस उनको लेकर के किया। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसी डायग्राम की बात हम लोगों ने यहाँ पे की है, दिखाया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद वैल्यू डाली है उसने, देन आफ्टर b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni निकाला। यहाँ अगेन उसको टेस्ला लिखना चाहिए था और जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखना चाहिए था। और डायग्राम में निश्चित रूप से जो मेरे पास करंट है उसके बेसिस पे देना चाहिए था। यहां से अगर आपको देखने पे ये क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो डिस्टेंस ये डायग्राम पे ही आप डायरेक्शन दे दीजिए और यहां लिख दीजिए ये टेस्ला और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये उसने एक एडिशनल वर्क किया है कि दोनों एंड्स पे, इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 1/2 होता है। तो यहां उसने ये 1/2 वाला पार्ट जो है वो लिख के दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे इसने यहाँ बॉक्स दिया है, आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बॉक्स दें, यहाँ पे भी यूनिट और डायग्राम और डायरेक्शन दें, और यहां भी आप बॉक्स दें और दें। इवन दैट यहां अगर आप और मेंशन कर देते हैं स्पेशल केस, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डिस्टेंस बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के, उनको आपने ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स के जो डिडक्ट होने के चांसेस हैं उन पे थोड़े ज्यादा होते हैं। 1 मार्क्स वाला तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इनको सही से अटेम्प्ट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें भी सब लोगों को पता है कि भैया एक न्यूक्लियस लेना है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, कैसे इसको आपने देना था ये जरा देखिए। बहुत ज्यादा गुंजाइश इसमें कुछ नहीं, बस डायग्राम की गुंजाइश बचती है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम तो बनता है, आपको बनाना ही चाहिए। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं और हाइड्रोजन का केस ही ले लो भैया, यही सबसे सिंपलेस्ट है, यही आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। और यहीं पे इसका रेडियस आर दिखा दो। जो वेरिएबल डेफिनेशन आप ऊपर करते हो उस वेरिएबल डेफिनेशन से बेटर है कि आप यहाँ पे डायग्राम पे दिखा दो। फिर टाइम पीरियड की बात की तो 2π/v वेलोसिटी, चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v शो करो। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टाइम पीरियड निकाला, करंट आई के लिए q/t का कॉन्सेप्ट निकाला, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डाली I × A, और फाइनली अपना आंसर जो है वो दे दिया। तो नया कुछ नहीं करना, बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है, हमेशा यही इसी तरीके से डिस्कस करना है, इसी तरह से देना। फाइनली देखिए जितने पार्ट में उसने क्वेश्चन को पूछा है, यहां पे क्लियर उसने कहा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब जब तक आप ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, तो आपको ये निकाल के देना चाहिए, दैट इज हियर। अब देखो यहां कई बार आता है, कोई स्टूडेंट कहता है कि जी ये क्या रूट मेमोरी से लाके डालना है, इट्स योर चॉइस। अगर आपको याद है, राइटर है क्वेश्चन का, तो आप रूट मेमोरी से लाके डाल सकते हो, और याद नहीं है तो सिंपली यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निकल के आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगती। तो इट्स योर चॉइस, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे यूनिट जरूर मेंशन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब और आगे बढ़ना चाहूंगा, क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 30, अगेन लास्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अच्छी बात है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी बाय पार्ट यहां पे रखा है, तो स्कोरिंग चांस बढ़ जाते हैं। इन एलसीआर सर्किट R = 400 ओम, C = 1 माइक्रोफैरड, तो C = 1 × 10⁻⁻6 फैरड, ऐसे आप लिखेंगे। L इंडक्टेंस = 100 मिली हेनरी, तो 10⁻³ हेनरी आप लिखेंगे। अब इसके बाद में ये कनेक्ट किया है 25 sin 2000 t वोल्ट से, तो बच्चों इसको आप सबसे पहले ये लिख लो, वोल्ट है तो पोटेंशियल V = V0 sin 2π/μ तो बच्चों यहां V0 की वैल्यू आपके पास 25 एज वेल एज 2π/μ की वैल्यू 2000।
तो ये दो चीजें आपने कंपेयर कर लेनी है, वो कुछ भी पूछ रहा है, लेकिन ये जैसे ही इक्वेशन इस फॉर्म में आए आपको ये कंपेयर करना ही है, लिखना ही है। डिटरमाइन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, अब पहले पार्ट में तो इस सबकी जरूरत ही नहीं है, हाँ पड़ेगी भैया। इंपीडेंस क्या होती है? इंपीडेंस आप लोगों की होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहां से अब एक्सएल निकालोगे तो भैया एक्सएल कहां से निकलेगा? ये निकलेगा 2 पाई न्यू एल से। अब देखो 2 पाई न्यू की वैल्यू डायरेक्ट 2000 है, और एक्सी कहां से निकलेगा? दैट इज 1/2 पाई न्यू इंटू सी से। तो भैया 2 पाई न्यू अगेन 2000 यहां आपके पास डायरेक्ट है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट, अब दूसरा पार्ट आसान है। कैसे आसान है? लेकिन इंटीग्रेटेड है फर्स्ट पार्ट से। करंट आई तब निकाल सकते हो जब आपको क्या पता हो? जेड पता हो। तो बच्चों वैसे तो मैं ये बता दूं कि आपके सिलेबस में क्या होता है, ये हमेशा रेजोनेंस का केस मिलता है, आपके सिलेबस में रेजोनेंस ही है। तो इंपीडेंस जो भी आता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ज्यादातर केसेस में करंट की बात करेगा तो आप जेड की जगह पे डायरेक्ट आर से निकाल के दे सकते हो। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस वो यहां जेड के बेसिस पे ही आपको निकले, यानी जेड जो है वो आर के बराबर ना आए, लेकिन आपके सिलेबस में जेड आर के बराबर ही है। आप कैलकुलेट करके दिखाओगे पहले पार्ट में, लेकिन फाइनल आंसर इट मे बी कि आपका 400 ओम से ही आ जाए। तो सिंपली आई इक्वल टू वी ओवर जेड है, तो आई नॉट वी नॉट ओवर जेड आएगा, और आई आरएमएस चाहिए, कहां है? पीक वैल्यू है, तो कुछ करना ही नहीं है, आई नॉट ही आपको निकाल के देना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा मजेदार सा सॉल्यूशन देखिए बच्चों। ये देखें बिल्कुल क्लियर कट कैलकुलेशन। यहां देखिए उसने पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम पे सारी वेरिएबल डेफिनेशन कर दी, देखो कितना अच्छा। भैया यहां डायग्राम नहीं बनाता चल जाता, लेकिन चूंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम जहां बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया था, वो थोड़ी सी गलती थी। यहां ये दे दिया, सारी वैल्यू लिखी, यहां से जेड निकाला, जेड में वैल्यूज डाली, कंपेयर करके और दिखा था, हाँ ओमेगा दिखा रखा है, 2 पाई न्यू ना दिखा था, ओमेगा दिखा रखा है, चलेगा। अब वैल्यू निकाली, दैट इज 500। अब इस पर्टिकुलर केस में ये रेजोनेंस का केस नहीं है, जेड जो है वो 400 के बराबर नहीं आ रहा, तो फिर आपको इस 500 को यूज करते ही अपनी करंट की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे जो भी आपके आंसर आते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट आंसर हो या फुल फ्लैश आंसर हो, आपको विद यूनिट और विद बॉक्स बना के देने चाहिए। एक बात खास यहां पे ये देखें कि जिस सीक्वेंस में उसने क्वेश्चन पूछा है, पहले सीक्वेंस पहले उसने ए पार्ट में जेड पूछा था तो जेड निकाल दिया, फिर बी पार्ट अलग से डाला, एक लाइन का गैप भी छोड़ा है, और मैं तो ये कहूंगा एक लाइन के बजाय 2 लाइन का गैप छोड़ा है आप। चलिए क्वेश्चंस नेक्स्ट, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब 5 मार्क्स के यहां पे कुल मिलाकर के आपको कितने 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, ये मुश्किल नहीं होते। अब इसमें ज्यादातर बच्चों के मार्क्स कटते हैं, क्यों कटते हैं वो बताता हूं। इसके 2 रीजन होते हैं, एक अनऑथेंटिक रीजन है, वो क्या है? वो ये है कि जो आप यहां से पहले पहले अपनी आंसर सीट को फ्रेम करके लाए हो, आपने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, डायग्राम बनाया है नहीं बनाया, यूनिट लिखी है नहीं लिखी है, उन सब की हेलो इफेक्ट का असर यहां जरूर आता है, कोई कुछ भी कहता रहे। मैं तो भैया काफी सारे एग्जामिनर से बात की, मैं खुद भी कॉपी चेक करता हूं, तो खूब कोशिश करते हैं कि हेलो इफेक्ट ना आए, लेकिन फिर भी आता है, चाहे वो आधा नंबर के लिए आए या 1 नंबर के लिए आए। तो मैं यही कहूंगा कि पूरी कॉपी को बिल्कुल सेम स्पेसिंग के साथ आपने प्रिपेयर करना है, प्रॉपर तैयार करना है, ठीक है। फिर एक जो दूसरी गलती है वो बच्चा क्या करता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो यहां पे पैराग्राफ नहीं बनाता, एक पार्ट में दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, सबको घुसो घुसो करता है। भैया ऐसा ना करो, लैंग्वेज जरूर मैंने बड़ी अजीब सी यूज की, लेकिन समझो गुस्सा आता है, आप पूरा तैयार करते हो और मार्क्स आपको 5 और 5 नहीं मिलता है, इसमें बहुत गुस्सा आता है। तो भैया इस एग्रेशन से बचाओ, अगले साल ऐसा मत करो, हर बच्चे को 100% मार्क्स मिले, ये मेरी विशेष है आप लोगों के लिए, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेंड करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, पूरी आंसर शीट आपकी प्रॉपर तैयार होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका पैराग्राफ बनाना है, चाहे वो पैराग्राफ एक सेंटेंस का हो या 5 सेंटेंस का हो, और हर पैराग्राफ के बीच में आपने 2 लाइन का गैप छोड़ना है। तो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जितने फ्रेगमेंट्स में आपका क्वेश्चन था वो सारे फ्रेगमेंट्स आपने अटेम्प्ट भी किए हैं कि नहीं किए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। जैसे अब इसमें तो बहुत अच्छा है, ए बी सी पार्ट करके दे रखे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा मिलता है इसमें पार्ट नहीं होते। यहां मैं सिलेक्शन की भी बात करूंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है। डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो भैया, सीधे सीधे डिफाइन आपने लिखनी है, डायग्राम आप इसमें दे सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दैट कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी इंक्रीज अप टू इनफाइनाइट when the conductor is fully filled between the plates of the capacitor। ये भैया बड़ा रीजनिंग का मजेदार सा क्वेश्चन है। अगर फुली फिल्ड करते हो तो भैया क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्शन हो जाएगा। कंडक्शन हो जाएगा तो कैपेसिटी बचेगी नहीं। तो भैया फुली फिल्ड का मतलब जो है, यहां ये जो गैप दिख रहा है छोटा सा, ये नेग्लिजिबल गैप है, जितना छोटे से छोटा गैप हो सकता है, जस्ट लाइक एयर गैप। तो आप इसको फिर इनफाइनाइट कह सकते हो। तो डेरिवेशन करके दे रहा है, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। फिर है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो भैया पहले आपको डेरिवेशन देना है। डेरिवेशन में भी आपने प्रॉपर पहले क्या करना है बच्चों, डायग्राम बनाना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी, अब इस पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शो कर दिया, इसको 2L लिख दिया, सब जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। डायग्राम के बाद आपने डेरिवेशन देना है। और अब देखिए दूसरा इसका पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेट एक्टिंग फोर्स। इसके लिए जब इसका डेरिवेशन आप करके आ रहे होंगे तो 2 लाइन छोड़ के, ये यहां से क्वेश्चन मेरा चेंज हो रहा है, तो इसी पार्ट के अंदर 2 लाइन छोड़ के इसका पैराग्राफ अलग से बनाएंगे, चाहे वो एक ही सेंटेंस का क्यों ना हो, क्योंकि आंसर तो पता है, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। कोई बच्चा कोड नहीं कर देगा कि सर पहले तो हमने इसी पेपर के अंदर एक क्वेश्चन किया था, उसमें तो आप कह रहे थे नेट फोर्स भी होगा। भैया वो जो है ना हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आपने देखा। इसी तरह से बी पार्ट है भैया, 2 लाइन छोड़ो, बी पार्ट डालो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको 2L, ये गलती मत करना, L मत लिखना है इसको, डाइपोल लेंथ है तो 2L ही लिखनी है आपने ऑलवेज, इक्वल्स टू 2 into 10⁻⁻2 मीटर विद एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो यहां पे थीटा आपका 60 डिग्री क्लियर है, विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन। तो भैया अब क्या रह गया, अब तो सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा करके आंसर दे देना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन टॉर्क ऑफ, अच्छा ये टॉर्क पूछ रहा है, ये ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया एक बार टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा आपने यूज करना है, और दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे PE या पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखना, दैट इज PE cos थीटा। तो यहां से आपने आंसर देना है, सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूं, बाकी जो प्रिकॉशन रखनी है। अब देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में क्या गलती करते हो, ये बात यहां जरूर समझ लेनी है। ये देखिए साहब, ये मेरे पास 31st क्वेश्चन है और उसने सेकंड वाला पार्ट किया है, ठीक है, सही है। ये देखिए, ये प्रॉपर डायग्राम दिया, फोर्स दिखाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखाया, नेट फोर्स की बात की। अब ये नेट फोर्स जो 0 इसने कहा है, ये बाद में देना चाहिए था डेरिवेशन के बाद, यहां इसने गलत कहा है, नीचे देना चाहिए उसको। इसके बाद फिर ये टॉप निकाल के दिया, यहां पे उसने ना डायरेक्शन दी है ना इसकी यूनिट दी है, तो मार्क्स कटने चाहिए। देखते हैं कटे भी होंगे इसके, 4.5 है, आधा नंबर कटा है, ज्यादा कटना चाहिए था, लेकिन अच्छी कॉपी है इसलिए हेलो इफेक्ट बन गया, आधा ले गया इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन ये उसने किया डेरिवेशन में, तो न्यूमेरिकल वाला, यहां पे उसने E थीटा और लेंथ को देखो 2A या 2L भी आपने मेंशन करना था,
यहां से टॉर्क लिखा और टॉर्क लिख करके आगे बस इसमें वैल्यू डालना बचता है, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया यहां पे, दैट इज हियर, दैट इज हियर। और फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए बिल्कुल क्लियर, एक लाइन यहां छोड़ी, फिर ये आ गया, जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को उसने क्लियरली मेंशन किया। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो माइनस का साइन आ रहा है तो आ रहा है और उसने लगाया है। तो इस तरह से उसको मार्क्स मिल गए। अब डिस्टेंस इसका जो ऑप्शनल पार्ट था वो अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 31 था ना, ये देखते हैं, ये था 31। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को पहले डायग्राम दिया, डायग्राम देकर के उस पर सारा एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद में उसने यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, फॉर्मूले के साथ में। 5 मार्क्स में कम है, यहाँ डायग्राम भी देना है और डेरिवेशन भी देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के साथ, ये भी आपने बताना है। और फिर जो सेकंड पार्ट था उसका की आपने देख ही रखा है, सेम थिंग जो उस बच्चे ने सॉल्व किया है, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है, उसने अच्छे से सॉल्व किया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आना जरूरी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 5 मार्क्स का है। अगेन इसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपकी लिए अच्छा ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पैराग्राफ के न होकर के ए बी सी पार्ट में दे रखे हैं, तो यहाँ मार्क्स के डिफरेंट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं उनको बिल्कुल अलग करके दिखाना है। ट्रांसफार्मर यूज्ड टू स्टेप डाउन मेन सप्लाई 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट. Its primary coil draws a ampere 6 ampere current. Secondary coil draws a current 50 ampere. Calculate the efficiency of transformer. देखो भैया एफिशिएंसी निकालने का तरीका सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, ईटा एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100. ये परसेंटेज एफिशिएंसी आती है सर। आउटपुट पावर निकालोगे तो V सेकेंडरी I सेकेंडरी ओवर V प्राइमरी और I प्राइमरी, ये फॉर्मूला डालोगे। अब इसमें देखो क्या क्या रखा है आपको, देखो ट्रांसफार्मर यूज स्टेप डाउन, तो प्राइमरी जो VP है वो 220 हो गया और जो VS है वो 22 हो गया, ठीक है जी। और जहां तक IP की बात है वो 6 एम्पियर हो गया और IS जो है वो आपका 50 एम्पियर हो गया। तो भैया डाल दो, वैल्यू निकाल दो, क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं, बड़ा आसान। डिस्कस ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, डिस्कस ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसफार्मर रेशियो। अब ये ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, सबको पता है, ES ओवर EP इक्वल्स टू NS ओवर NP, ये आपका ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। इसके बेसिस पे आप बताते हो कि भैया ट्रांसफार्मर मेरा स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, पहले पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे इसको डिस्कस करना था ट्रांसफार्मर को, तो एक डायग्राम बना दो, डायग्राम बना करके सारा नोमेनक्लेचर उसके ऊपर कर दो, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं ये बात बता दो, AC पे काम करता है DC पे काम नहीं करता है ये बात बता दो, हो गया सब डिस्कस। अब ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस वन, तो इसमें फ्लक्स पर टर्न इन प्राइमरी इक्वल्स टू फ्लक्स टर्न इन सेकेंडरी, इस बात से शुरुआत करोगे और इसको आप लिख दोगे। इसी का सेकंड पार्ट है, देखो आना ही आना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें से 100% आपको 3 नंबर का मिलना ही मिलना है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर ये दो डिवाइस हैं, इन दो डिवाइस में से एक आनी ही आनी है, वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए, 2 मार्क्स वाले में आ जाए या 5 मार्क्स वाले में आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन, लेकिन आनी है, पक्का आनी है। तो एक डिवाइस भी तैयार करोगे तो क्वेश्चन तैयार हो जाता है, दोनों कर ली तो पक्का हो गया। AC जनरेटर की प्रिंसिपल की बात करनी है तो देखिए प्रिंसिपल में डायग्राम और ये सब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा, आप पहले लैंग्वेज में प्रिंसिपल लिखेंगे फिर उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। अरे भैया अब तो अच्छी बात है, जब दूसरे पार्ट में डायग्राम बनाना है तो मैं इस तरह से बनाऊं कि पहला पार्ट जहां खत्म हो रहा हो वहीं पे दूसरे पार्ट का डायग्राम बना दूं, तो हेल्प मिल जाएगी। इसकी वर्किंग बतानी है एज वेल एज EMF जनरेशन का डेरिवेशन आपने निकाल के देना है। इज इट पॉसिबल टू जनरेट EMF विदाउट रोटेटिंग द कॉइल। अब कॉइल को रोटेट ना करो
और ईएमएफ जनरेट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? भैया ईएमएफ जो होता है वो डी फाई ओवर डी टी होता है। अब डी फाई में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा। तो भैया बी को चेंज करो, ए को चेंज करो या थीटा को चेंज करो, तीनों में से कोई भी चीज को अगर आप चेंज करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपको ईएमएफ मिल ही जाएगा, पक्की बात है। तो आपको ये बात यहां पे सारी बता के देनी है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। ये देखिए अब यहां भी आधा नंबर क्यों कटा है? हो सकता है ज्यादा कट जाता। तो देखते हैं एक बार कहां गलती की बच्चे ने। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला लिखा जी, वेरिएबल डेफिनेशन की। अब देखो मैं यहां ये कहूंगा कि ये v1 i1 v2 i2 आप बिल्कुल ना लें, आप यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी ही कंसीडर करें। यहां पे कैलकुलेशन की 83.34%, ठीक है सब आ गया। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, हेडिंग दिया, हेडिंग के बाद में उसने यहां पे मेंशन कर दिया, डायग्राम बना दिया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि हर चीज को बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल खुला खुला मेंशन किया हुआ है। ये देखिए यहां पे ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल के दिखा दिया उसने। इवन दैट जो कैटेगराइज है ट्रांसफार्मर कोफिशिएंट, ट्रांसफार्मर रेशियो को लेके कि के अगर मेरा बड़ा है 1 से, के बराबर है 1 के या के छोटा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, वो नेमिंग भी आपको यहां पे दे देनी चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आधा नंबर फालतू में कटा है, इसका नहीं भी कटता तो चलता है, इसको 5 मार्क्स मिल जाने चाहिए थे। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं इसी के और पार्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। जो दूसरा पार्ट था उसमें आपको क्या करना था ये बात भी यहां देख ले एक बार। ये तो बच्चे ने कर ही रखा है। ये प्रिंसिपल एसी जनरेटर का आपने बताना था, फिर वैन लेवल डायग्राम बताना था, फिर ये बताना था और देन आफ्टर आपको रीजन बताना था। और उसमें आप जो है लिख सकते हो कि बी ए और थीटा में से कोई भी चीज अगर चेंज करेंगे तो ईएमएफ हमारा चेंज, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये बिल्कुल सेट क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, बस ये है कि कौन सी यूनिट से आ जाए। कई बार वो ऑप्टिक्स से पूछ लेता है, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अभी तो निश्चित है कि जो हमारी 3 मास की यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ड्वेल नेचर या वाटर और सेमीकंडक्टर, वहां से तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो इन्हीं में से जो 8-8 नंबर की यूनिट है। तो फर्स्ट 4 यूनिट जो है जिनमें स्पेशली फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, इनकी वेटेज ज्यादा है या फिर ऑप्टिक्स है, वहीं से आप लोगों के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। रेस्टोरेंट देखिए क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसका मतलब आपको दो हेडिंग अलग अलग डालने हैं, पहला फर्स्ट लॉ दूसरा सेकंड लॉ। सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, विद द मैथमेटिकल रिलेशंस। तो आप स्टेटमेंट देंगे और मैथमेटिकल रिलेशन देंगे। तो हो सकता है एग्जामिनर स्टेटमेंट को ना भी पढ़े, लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन और डायग्राम अगर ठीक होगा तो आपको पहला पार्ट ठीक मिल जाएगा। डायग्राम जरूर देना है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन यूज्ड व्हिच शोन ब्रिज अंडर कंडीशन ऑफ बैलेंस यूजिंग रिलेवेंट फिगर। ना भी कहता कि भैया फिगर बनाओ, तब भी आपने फिगर बनानी ही है। नेक्स्ट, using relevant figure discuss the electric current measured by moving coil galvanometer is directly proportional to angle of rotation of coil as well as deflection in the mirror image। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, आपने वो डायग्राम बनाना है और उसका डेरिवेशन भी देना है। उसने इनडायरेक्टली आपसे डेरिवेशन डिस्कस किया हुआ है, तो इनडायरेक्टली डेरिवेशन आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। सेकंड इसका पार्ट, a coil of area this one galvanometer is suspended in magnetic field this one। तो भैया आप देखो यहाँ पे एरिया तो ठीक है 0.05 मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गॉस में दे रखा है। तो इस गॉस को भैया टेस्ला में कन्वर्ट करना मत बोलना। और इसका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट दे रखा है 1.5 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन। फाइंड द करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है, देखो सेम थिंग उसने करंट सेंसिटिविटी पूछ रखी है क्वेश्चन नंबर 5 में कि भैया करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर वहां क्वेश्चन सही होगा तो ये भी ठीक होगा। तो जब भी आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये देख लें कि कौन सा क्वेश्चन को मैं ज्यादा अच्छे से अटेंड कर सकता हूं, कम टाइम में प्रॉपर कर सकता हूं और गलती कहीं भी नहीं होगी, उसी पार्ट को यहां से पिक करें, ये बात देख लें। तो डियर स्टूडेंट देखिए
मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पार्ट है वही ज्यादा बच्चों ने पिक किया होगा और करने लायक भी है। बाकी सेकंड कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब हमसे होगा नहीं, सेकंड हमें आना तो चाहिए। ये देखिए अब इस बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल मैं समझता हूं प्रॉपर वे में आई लिखा लेकिन डायग्राम नहीं किया, यहाँ पे ये गलती की है। तो भैया जंक्शन रूल के लिए डायग्राम यहाँ पे जरूर दे देना, यहां से यहां से यहां से यहां से इसको I1 कह दिया, इसको सपोज I2 कह दिया, इसको I3 कह दिया, इसको I4 कह दिया। तो बस समेशन ऑफ I तो कहा ही है, तो यहां से आप कह दोगे क्या अंदर जाने वाली करंट्स I1 प्लस I2 और माइनस का I3 माइनस का I4 इक्वल टू 0। तो समेशन आपने कहा है, आप गलत नहीं हो, बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन भैया उसके साथ में ये बात देनी है। फिर इसके बाद में सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ में भी आपको एक बैटरी सोर्स जरूर बनाना है और कम से कम 2 रेसिस्टेंस आपने जरूर दिखाना है। एक तो यही दिखा दो बैटरी के पास ही इंटरनल रेसिस्टेंस है भैया, ठीक है। और इसमें जो है ना फिर आपको बताना है कि दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, और पहले केस में दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ करंट। तो ये बात आपने यहाँ पे बिल्कुल इंडिकेट करनी है, बतानी है, शायद इसीलिए एक नंबर इसका डिडक्ट भी हुआ है। इसके बाद में सेकंड पार्ट था प्रॉपर, उसने डायग्राम बनाया, डायग्राम में की भी बना करके लूप भी 1 2 3 सारे दिखाए हैं, और फिर उसने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल प्रॉपर किया। बस ये मत किया करो, ये जो काटपीट होती है ना, पहली बात तो लिखने से पहले सोच लो, और अगर गलती हो भी जाती तो भैया सिंपल सा आप जो है ना, मान लो यहाँ गलती हो गई तो बस इसको एक लाइन से काटो या पूरी इक्वेशन को एक लाइन से काटो, दोबारा लिख दो, इसको किसने मना किया। ये जो कुसुर करते हो ना, ये दिक्कत करता है, इससे ऐसा लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना था बच्चों। ये देखें ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। अब इसका जो ऑप्शनल पार्ट है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा कि भैया उसका जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हैं। ये देखिए ये मेरे को मिल गया यहाँ पे, फाइनली करंट सेंसिटिविटी को निकाल के दिखा रखा है NAP/C या K, कुछ भी लिखते हो आप, आंसर आपको यहां से मिल गया। अब रिलेवेंट फिगर और वो सब आप जो है जो हमारी ऑर्डिनरी क्लासेस हैं उनमें आप एक बार देख लोगे, नोट्स में देख लोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूं एक बड़ा अच्छा सा और बैलेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी अपने आप में ठीक ही हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी ठीक हैं, एसएडएन वाले क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब सारा ही कुल मिला के ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर कर लेते, पेपर को कर लेते हैं, तो एप्रिशिएबल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, कीप सेफ।